और मैं तहसील अर्की, जिला सोलन और एक छोटे से गाँव से बिलॉन्ग करती हूँ, सुजाइला। और मैं प्राकृतिक खेती करती हूँ और प्राकृतिक खेती की मास्टर ट्रेनर भी हूँ। और कुछ बीज हम उगाते हैं और जो हम सेल भी करते हैं। और कुछ एक बीज हमने ऐसे लगाए हुए हैं, तो उसके मतलब वो भी हमने बीज मतलब रखे हुए हैं। तो बस मैं ऐसे ही काम कुछ पौधे भी लगाए हुए और ऐसे-ऐसे में हम काम कर रहे हैं। प्राकृतिक खेती के ऊपर मैं सबसे ज़्यादा काम कर रही हूँ। हाँ जी, दीदी। सबसे पहले तो आप ये बताइएगा कि आपने क्योंकि इस पहाड़ी अंचल में वैसे प्राकृतिक खेती खेती तो प्राकृतिक सभी जगह होती है। लेकिन ये कब से आपने ये जो प्राकृतिक खेती की शुरुआत की? क्योंकि बीच में हमने केमिकल वगैरह सब यूज़ करना शुरू किया था। लेकिन आपने ये नई शुरुआत कब से करी कि आप हुँ, प्राकृतिक खेती मैं आगे हम गोभी का बीज तैयार करते थे, तो उसके लिए मुझे पॉलिशिंग की ज़रूरत थी, तो मैं हमारे केबी के मतलब विश्वविद्यालय नौणी है, तो वहाँ मैं ट्रेनिंग करने गई थी। ए मधुमक्खी की ट्रेनिंग। तो वहाँ पर एक दिन 1 घंटे का मतलब सेमिनार था, तो उसमें सुभाष पार्लेकर जी भी हमारे सत्र में वहाँ आए। तो उन्होंने मैंने सुना उनकी बात तो बहुत अच्छी लगी कि ऐसा भी काम हो सकता है, बिना केमिकल से भी काम हो सकता है। तो मैं घर में आई तो घर में मेरे मतलब गाय, भैंस सब कुछ थे, जर्सी। तो मैंने उनको सबको दे के एक छोटी-सी पहाड़न गाय लेके, तो वैसे ही बनाती रही मैं अपने मतलब घड़े में ज़्यादा जो-जो मेरे को याद रहा वही मैं मतलब उम, काम करती रही। तो जैसे मैं काम करती रही तो मैंने कुछ दिनों बाद थोड़ा मोबाइल के ज़रिए मैं मतलब वो वीडियो डालती थी कि मैं देखो ऐसा काम कर रही हूँ, तो वो मेरी वीडियो ना जाने कैसे एक डॉक्टर थे सुनीता, तो उन्होंने कहीं पार्लेकर जी के साथ बात लगाई कि देखो ये महिला अपने आप ही काम कर रही है, ये प्राकृतिक खेती के ऊपर। तो उन्होंने मुझे बोला कि इसका पता करो कि कहाँ की है ये महिला है और ये कैसे प्राकृतिक खेती कर रही है और बहुत अच्छा काम कर रही है। तो उन्होंने हमारे केबी के कंडा घाट में उस टाइम नेगी डॉक्टर नेगी जी होते थे, वहाँ को फ़ोन करा तो वहाँ से हमारे कुनिहार ब्लॉक के बीटीएम जी को उस टाइम बीटीएम निखिल जी होते थे, उनको फ़ोन करा कि इनका पता करो कि ये कैसे कर रही है प्राकृतिक खेती। तो बस वहाँ से ब्लॉक वाले मेरे पास आए, तो मैंने बोला मैं अपने आप कर रही हूँ और अपने लिए कर रही हूँ और मुझे अच्छा लगा ये काम। तो उस टाइम से मैं प्राकृतिक खेती के साथ जुड़ी। उन्होंने बोला कि हम करवाते हैं आपको। मैंने बोला आप करवाएँ तो और भी ज़्यादा अच्छा है और तो मैं तो ऐसे भी कर रही हूँ, अपने लिए ही कर रही हूँ। तो उस मतलब आज मुझे 5 साल होने लग गए प्राकृतिक खेती करते हुए और कोई भी केमिकल मेरे खेत में मैं डालती नहीं है, जितने भी मैं काम कर रही हूँ। तो ये मेरा प्राकृतिक खेती का अनुभव है। सदन की तरफ से आदरणीय सदस्यों की तरफ से आपको बहुत-बहुत बधाई कि आपने ये महत्वपूर्ण कदम लिया और अपने गोठ में जब गाय-भैंस हों, जर्सी हों और महँगी-महँगी गायें हों और उस दौरान जब आपने ये सुना, तो आपको देसी गाय लेने के लिए इतना परिवर्तन करना पड़ा। ये भी हाँ जी। बड़े साहस की बात होती है और अब ये मन में ये विचार आ रहा है कि आप जैसे 5 वर्ष से प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, आप मास्टर ट्रेनर भी हैं। तो कितनी बहनें, कितना किसान आपके साथ जुड़े होंगे? तो मैं तो लगभग कोई 200 किसानों को मैं प्रशिक्षण दे भी चुकी हूँ और मेरे घर में किसान आते हैं और मतलब खेतों में भ्रमण भी करते हैं और देखते भी हैं जो मैं काम कर रही हूँ और स्कूल के बच्चे भी आते हैं, तो उनके साथ भी मैं मतलब प्राकृतिक खेती के बारे में सीखते हैं और भी मतलब हमारे कई ऐसे दूसरे कर्मचारी हैं, वो भी आते हैं, देखते हैं और काम सीखते हैं कि क्या हम बहुत अच्छा काम है तो और बिना पैसे का काम है और थोड़ा-सा मेहनत तो ज़रूर है, मगर काम बहुत अच्छा है।
तो अच्छा मेरे को रिज़ल्ट भी इसके बहुत ज़्यादा अच्छे मिले। तो अब बाहर से भी आते हैं देखने, तो हर रोज़ कोई ना कोई चला रहता है कि हम देखें क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, और बिना पैसे के हो रहा है काम। अब थोड़े अपने जड़ी-बूटियाँ और अपनी देसी गाय का गौमूत्र, गोबर वगैरह, और कुछ एक प्रैक्टिकल मैंने खुद भी किए। जैसे मतलब खरपतवार नाशक मैंने खुद बनाया, तो उसके ऊपर भी मैंने मतलब बड़ा अच्छा रहा मेरे को रिज़ल्ट। तो और कुछ चीज़ें मैंने खुद थोड़ी-थोड़ी अपने आप भी मैं करती रहती हूँ, कुछ वे चलो देखते हैं ठीक होता है। जैसे खरपतवार नाशक बनाया ना मैंने, तो जी, वो जैसे खेत में मान लो गुम्बर है, तो उनको मैंने घन जीवामृत में बोलते हैं ना भई जिसका पाप उसी का बाप। तो जैसे एक खेत में गुम्बर है और दूसरे खेत में मेरे कुछ और चीज़ है। तो मैंने उनको मतलब लगभग 10 किलो ओ खरपतवार नाशक लाके जीवामृत में डाल के 1 महीना तक उसको रखा। तो छिड़काव करा, 2-3 बार मतलब कर के, तो मतलब काफ़ी खरपतवार खत्म हुए, मतलब ऐसी इस मेडिसिन से बहुत अच्छा रहा रिज़ल्ट। मगर ये है कि जिस खेत के जो खरपतवार हो ना, उसी खेत का डालने पड़ेगा और उसी में स्प्रे करनी पड़ेगी। जी। हाँ जी। अच्छा आपने खरपतवार पे बात की, तो ये किस तरह से क्योंकि जिस खेत के खरपतवार हों, उसी खेत में उन्हीं खरपतवारों से मार की जाए या उन्हीं पतवारों को यूज़ किया जाए, ये आप कैसे करती हैं? जैसा है मान लो कि एक हमारा खेत है, तो उसमें हमारे एक खेत में मतलब हमारे यहाँ गुम्बर बोलते हैं, मतलब एक खेत में हमारे गुम्बर है और दूसरे में हमारे खेत में कांग्रेसी घास है जैसे। तो एक खेत से हमारे को लगभग अगर हमारा 1 बिग्गा हमारे बिग्गे का काम चलता है इधर, मतलब तो एक खेत हमारा अगर 1 बिग्गे का है, तो कम से कम वहाँ से 10 किलो वो हमारे को लाने हैं, जो खरपतवार है, और उसको काट के छोटे-छोटे, छोटे टुकड़े करके, और जो हमने जीवामृत बनाया उसमें हमारे को लगभग 1 महीना रखने पड़ेंगे। और जैसे हिलाते रहना उसको, और जब तक उस उनका वो डाइल्यूट हो नहीं गए बिल्कुल, तो तब तक हमारे को वो हिलाते रहना और वो बंद रखना है करके ड्रम। तो जब 1 महीना या डेढ़ महीने बाद, कई बार आजकल सर्दी है तो 2 महीना भी लग सकता है, और गर्मियों में 1 महीना भी मतलब 1 महीने से कम भी दिन लग सकते हैं। तो वहाँ से वो निकाले, और जिस खेत का हमने लाया था, उसी खेत में हमारे को वो मतलब मिट्टी में डालना है इसको, जैसे भी चाहे आप स्प्रे करके डालो, चाहे आप छिंटा करके लगाओ खेत में सारे में। तो वो 2 एक बार हम अगर उसको डालेंगे, तो मैं बोलती हूँ कि बहुत जो जिस खेत का भी वो मतलब खरपतवार है, वो खत्म हो जाएगा, और हुआ भी मेरे। हाँ जी। जी, ये तो एक तरह से कह सकते हैं कि चमत्कार है, क्योंकि अभी तो कीटनाशकों पर बात हुई है, खादों पर बात हुई है, हाँ लेकिन जी। जो तृणनाशक है, जो प्राकृतिक तृणनाशक या खरपतवार को हम हटाने की क्रिया करते हैं, ये अभी तक काफ़ी कठिन है और आपने ये कार्य किया है और इसमें सफलता पाई है, तो वास्तव में ये तो बहुत ही अच्छी बात भी है और प्रेरणा की बात भी है। संभवतः इस पर अन्य किसान भी आपसे संपर्क करना चाहेंगे और इसी क्रम में जब आपने कहा कि आपके यहाँ बहुत सारे लोग देखने के लिए भी आते हैं, तो क्या ऐसा भी होता है कि जो दूर से देखने वाले या विश्वविद्यालय से वहाँ पढ़ने वाले विद्यार्थी आपके गाँव में ही भी रहते हैं? क्या ऐसी भी आज तक कोई आप योजना चला रहे हैं या ऐसी भी कोई कोशिश की है कि विद्यार्थी या अन्य किसान गाँव में रहकर ही नहीं जी, ऐसा तो कुछ नहीं है। मैं मतलब मेरा गाँव बहुत मैं इंटीरियर ही समझ रही हूँ मैं अपने गाँव को, क्योंकि यहाँ आने-जाने की कोई मतलब ऐसी ख़ास सुविधा नहीं है, क्योंकि सड़क भी मतलब ठीक नहीं है हमारी गाँव की, और अभी निकली हुई, अब क्या निकली तो है, बहुत पहले की है, मगर कोई पक्की सड़क नहीं है, कोई आना तो चाहता नहीं है कोई हमारे गाँव में, क्योंकि मैं इंटीरियर समझ रही हूँ अपने को, तो ऐसा तो नहीं है, मगर मेरे देख के ही आते हैं, दिन-दिन को आते हैं,
और देख जाते और किसान भी और मैं अब इतने दूर आए हो तो मैं इनको खाना बनाती हूँ और तो मतलब खाना खा के जाते हैं। तो ऐसा रहने का तो कोई ऐसा नहीं है मगर अब देखने आते हैं तो उनका तो आदर-सत्कार करना तो मेरा फर्ज़ बनता है। तो ऐसा है हम मतलब बस हमारे ना सड़क ठीक नहीं है और बहुत मतलब कच्ची सड़क है और कल भी हमारे आए हुए थे यहाँ, तो बोल रहे थे कि हमने नहीं आना आपके गाँव में कि यहाँ ठीक नहीं है रोड, दूर है आपका घर। तो ऐसा तो कुछ नहीं है मगर आते हैं किसान, तो मेरे को बड़ा अच्छा लगता है कि देखो हमारे इस इंटीरियर मेरी जगह में भी आ रहे हैं, तो मैं बहुत उनका दिखाती हूँ जो कुछ मैंने किया हो उसको बताती हूँ मैं। हाँ जी, आपका गाँव निश्चित ही दूरस्थ है, रिमोट में है, लेकिन वहाँ का जो व्यवहार है, वो बड़ा सुंदर है। ये आपकी वार्तालाप से भी और हमने सुना भी है कि बहुत ही हाँ जी। अच्छे लोग वहाँ पे हैं। तो आप सभी ग्रामवासियों को भी हम प्रणाम करते हैं और साथ में ये भी जानना चाहेंगे दीदी कि आपकी जो मुख्य फसलें हैं ना, जैसे वहाँ सब्जियाँ जैसे गोभी का बीज तो उत्पादन आप मुख्य रूप से कर रही हैं। लेकिन हाँ जी। अन्य फसलें वहाँ पे क्या-क्या होती हैं? क्या आज का सर्दी का मौसम भी आजकल है, क्या बर्फ़ भी पड़ने वाली है या बर्फ़ भी वहाँ आपके क्षेत्र में गिरती है? ये बात भी सदस्य जानने चाहेंगे। हमारे बर्फ तो हमारे मतलब बहुत कम कभी-कभार पड़ती है। वैसे ऊपर-ऊपर चोटियों में तो हमारे है इधर पड़ी हुई पड़ती है मतलब और हमारे घर में तो बहुत कम पड़ती है मतलब। और रही हमारी फसलें तो मैं गोभी का बीज तो तैयार करते ही हैं मगर चुकंदर का बीज भी हम तैयार करते हैं। और आजकल हमारे मटर लगे हुए और मैंने 4 किस्म की 5 किस्म की गेहूँ लगाई हुई है, वो लगी हुई है। और हमारे बाकी फल सेब लगाया हुआ है मतलब कोई 300 पौधा सेबों का लगाया हुआ और कोई मतलब 100 पौधा नींबू का लगाया हुआ है और मतलब ऐसी-ऐसी फसलें होती है हमारे मतलब फल और अखरोट भी हमारे बहुत अच्छे होते हैं यहाँ हमने लगाए हुए। मतलब सब भी कुछ पौधे लगाए हुए हैं वैसे तो मगर होने को यहाँ आम हमारे बिल्कुल कम होता है इधर। लगाए भी तो या मर जाता है और होता नहीं है। बाकी हमारे गेहूँ, मटर और चना और ये फसलें तो हमारे आजकल है और गोभी का और चुकंदर का मैं बीज आजकल तैयार कर रही हूँ। जी, जी। गोभी और चुकंदर का बीज आप तैयार कर रही हैं, ये भी हाँ हम जी। जानना चाहेंगे कि किस तरह से यानी क्या आप जब इनको तैयार करती हैं तो क्या अपने ही समूह में बेचती हैं या फिर कोई कंपनी भी आपसे खरीदती है या दुकान वाले भी आपसे खरीदते हैं क्या? नहीं हम जो चुकंदर का बीज है वो भी हम मतलब ये डॉक्टर डी डी शर्मा जी है, उन्होंने एक एचआर शर्मा जी है, वो उनको हम वो बीज दिया उन्होंने कंपनी वालों का है शायद वो बीज और उन्हीं को हम देते हैं। और जो है गोभी का बीज हम तैयार करते हैं, तो आरकेसीडी सोलन वहाँ से हम बीज लेके और उन्हीं को हम बीज दे देते हैं। अब ये पता नहीं कंपनी है ये होगी कि क्या है ये तो और बाकी हम अपने लिए लगाते हैं, तो ऐसे हम मतलब वहीं वहीं से बीज लेते हैं और उन्हीं को दे देते हैं हम। गोभी का भी और चुकंदर का बीज भी। जी, जी, जी। अच्छा ये जो बीज आप उत्पादन करते हैं, लेकिन हाँ जो जी। अन्य सब्जियों के बीज होंगे या अन्य जैसे गेहूँ के बीज हैं या दूसरे बीज हैं, तो क्या आप उनको खुद बचाते हैं या फिर बाज़ार से उनको खरीदना पड़ता होगा? नहीं हम मैं तो अब मैं जैसे मैं बोल रही हूँ कि मैं 4 किस्म का मैंने गेहूँ लगाया हुआ है, तो मैं अपने को मतलब उसी को रखती हूँ आगे से आगे करके और मतलब जो कुछ हमारे किसान हैं मेरे पास आते हैं, जैसे अब एक्सपोज़र टूर होता है किसानों का, तो उनको मैं बाँट देती हूँ और उन दे देती हूँ मैं उनको जितना-जितना और अपने लायक में रखती हूँ। और वो मेरे से ले जाते हैं 2, 3, 4 किस्म का जो भी मेरे पास बीज है, उसको मैं देती हूँ। और वैसे ही मैंने हल्दी का 3-4 किस्म की हल्दी लगाई हुई है, तो वो भी कुछ मैं अपने पर्पज़ के लिए रख लेती हूँ और बाकी जो मेरा बचता है, जो किसान और भी कोई आते हैं ना ये मेरे घर में, गाँव में, तो उनको दे देती हूँ मैं जो बचा हुआ है और ऐसे मैं दे देती हूँ बीज उनको, आप जैसे आपने अदरक के बताया हो कि आपने बताया कि 3-4 किस्म की जो हल्दी है,
तो 1-2 किस्म की तो समझ में आता है कि हम जो अपने सब्ज़ी में, मसाले में उपयोग करते हैं। लेकिन ये अलग-अलग प्रजातियों के क्या अलग-अलग गुण होते हैं? एक मैंने काली हल्दी लगाई हुई है, तो वो भी एक बहुत मेडिसिनी मतलब हल्दी है और बहुत अच्छा मतलब उसका रिज़ल्ट रहा आज कई मतलब कैंसर तक के मरीज़ भी इस काली हल्दी से ठीक हो जाते हैं। और एक है कलचूर हल्दी, मतलब वो काली हल्दी मतलब होती है, नाम है ना काली हल्दी मगर वो है ऐसे जामुनी जामुनी रंग की। और दूसरी कलचूर हल्दी है, वो सफ़ेद मतलब थोड़ी-थोड़ी सफ़ेद रंग की है और वो भी एक मेडिसिन के काम आती है मतलब ज़्यादा उसको खा नहीं सकते, किसी जी। बीमारी के लिए ही है वो भी। और तीसरी जी। जो हम एक 50-100 सालों से लगा रहे हैं अपनी पुश्तैनी हल्दी छोटी गांठ वाली और बहुत छोटी-छोटी होती है उसकी गांठें और वो उसको हम इसमें प्रयोग करते हैं अपने खाने में। मतलब और चौथी वो बहुत बड़ी-बड़ी होती है, एक ऐसे मतलब कई लोग हम मैं नहीं लगा रही हूँ उसको क्योंकि उसका मैंने रिज़ल्ट अच्छा नहीं देखा तो मैंने बंद कर दिया उसको लगाना। बहुत बड़ी-बड़ी होती है ऐसी जैसी क्या बोलूँ मैं गंड्याली होती है और इतनी बड़ी-बड़ी होनी और अगर उसको अपने सब्ज़ी में डालें तो वो सब्ज़ी मतलब ज़्यादा डालें तो खराब हो जाती है, ऐसे भी मतलब स्वाद नहीं है खाने को और अच्छी भी नहीं है वो तो। तो उसको मैंने बंद कर दिया तो ऐसे मैं 4 किस्म की हल्दी लगाती थी। 2 किस्म की तो मेडिसिन के ही काम आती है वो और एक जो मैं कोई हमारे 60 सालों 70 सालों से लगा रहे, छोटी-छोटी हल्दी बहुत छोटी मतलब उसकी गाँठ होती है और बहुत अच्छा रंग पीला रंग, तो वो तो हम सब्ज़ी के लिए उपयोग करते हैं। जी, अब हम साग-सब्जियों से फलों की तरफ बढ़ेंगे, उससे पहले मैं आदरणीय सदस्यों को ये बताना चाहूँगा कि आज हमारे साथ जुड़ी हुई हैं सुभद्रा कुँवर जी। आप सोलन से हैं, अर्की तहसील से हैं और आप वहाँ पे मास्टर ट्रेनर भी हैं। 200 से अधिक किसानों को आपने ट्रेन भी किया हुआ है। साथ में ये भी बताना चाहेंगे कि अभी हमें बीज की ज्ञात खासकर पहाड़ी क्षेत्रों में जो फसलें होती हैं, बहुत सारी कंपनियाँ भी उनको उगाती हैं, किसानों के साथ मिलकर के और उन्हें लेती हैं। इसी क्रम में जब हम बीजों की बात कर रहे हैं, तो अभी कुछ दिन पहले और इस सदन के सदस्य आदरणीय सुजीत चक्रवर्ती जी भी बता रहे थे कि इन पहाड़ी क्षेत्रों में जो बीज तैयार किए जाते हैं खासकर सब्जियों के, वो बहुत ही गुणवान होते हैं और बहुत ही अच्छी उत्पादकता उनसे मिलती है। हालाँकि संभवतः आज सुजीत चक्रवर्ती जी अभी इस सदन में उपस्थित नहीं दिख रहे हैं, लेकिन बीजों पर अन्य किसान भी वार्तालाप करेंगे। संभवतः बीज विशेषज्ञ आदरणीय डॉक्टर विनोद भट्ट सर भी कुछ देर में जबकि लगभग 15-20 मिनट बाद आपसे वार्तालाप करेंगे, आदरणीय पवन सर भी करेंगे। तो उससे पहले आदरणीय दीदी से ये जानना चाहेंगे कि अ, जो सब्जियाँ हैं, उसके बाद फलों की अगर बात करें, तो आपके क्षेत्र में कौन-कौन से फल उगते हैं? हमें तो ये लगता है कि आप हिमाचल प्रदेश में हैं, तो वहाँ खूब से सेब होता होगा। क्या सेब भी अन्य तरह के क्या-क्या फल आपके यहाँ होते हैं? हमारे सेब तो अब हमारी हाइट लो हाइट है, इतनी बड़ी हाइट नहीं है, जो कि हमारे मतलब सेब होते। मगर हमने अब मतलब लो हाइट वाले सेब हमने लाए हुए और पिछले साल 201 पौधे हमने 2-250 पौधा लगाया हुआ है, जिसमें सैंपल आया, बहुत अच्छा सैंपल आया हमारे यहाँ। और वैसे सेब यहाँ होते नहीं थे, थोड़े ऊपर हमारे हाइट में वहाँ होते थे सेब, जो जहाँ मेरा घर है, वहाँ मतलब सेब नहीं होता था। तो अब अच्छा पिछले साल देख रही थी मैं, बहुत ही अच्छा मतलब सैंपल आया और हमने लगाए हुए पौधे, सेब भी हो जाता है और अमरूद भी सब कुछ होता है वैसे तो और पर सेब कम होता था मगर अब हमने छोटे लो हाइट वाले जो लाए हुए मतलब वो लग रहे हैं हमारे। दिखवा के दिखाना सबसे अच्छा रहा। जी, जी, जी। यानी जो सेब की पौधों की अभी आपने वहाँ पे तैयारी की है, पौधे लगाए भी हैं, गाँव में लग भी रहे हैं। कुछ कम हाइट होने की वजह से अभी जो परंपरागत सेब की बागान वहाँ पे नहीं है, लेकिन अब नई पौधे, नई हाँ। तरह की किस्में आएँगी। अ
दिए थे, उसके लड़की को वो सूट दिए थे, वो साड़ी दिया, तो सूट दे दिया, वो साड़ी दे दी। किसने दे दी? भाई चपाने जी। लगा, चबाना है। आदरणीय सीएम सर, कृपया आप म्यूट हो जाइएगा, आप अनम्यूट हैं। अच्छा, इसी क्रम में आदरणीय सदस्यों तक एक सूचना भी देनी है कि आदरणीय सुजीत चक्रवर्ती जी, जो कि योग आहार के सदस्य हैं, और योग आहार की वार्ताओं को सुन करके उन्होंने अपने कुछ साथियों के साथ मिल करके बीजों पर कार्य किया, और एक छोटी सी यानी किसानों के साथ मिल करके, साथियों के साथ मिल करके बीजों का उत्पादन शुरू किया। वपन सीड नाम उन्होंने दिया इन बीज कंपनी को, छोटी सी किसानों की कंपनी है। तो आने वाले समय में वो भी अपनी बात रखेंगी या उपस्थित होंगी, तो उनके माध्यम से भी बात आएगी कि इको फ्रेंडली बीज हैं, जो कह सकते हैं जो देसी बीज हैं, जो परंपरागत बीज हैं, उनको आगे बढ़ाया गया, और उन क्षेत्रों में जहाँ की इनकी उपलब्धता नहीं है, जो किसान उनसे मँगाना चाहें, तो वो बाद में इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं कि किस तरह से ये बीज उन्होंने सुरक्षित किए हैं और आगे बढ़ा रहे हैं। तो एक विकल्प दिया है योगाहार के माध्यम से या योगाहार के सदस्यों ने, कि जो इको फ्रेंडली नाम दिया गया चक्रवर्ती जी और उनके साथियों के द्वारा। लेकिन विकल्प ये है कि जो बीज रेयर हो गए हैं, जो बीज उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, तो उनको उपलब्ध कराने की कोशिश की जा रही है। तो आप उनसे भी संपर्क कर सकते हैं, और वो वार्ता रखेंगे आने वाले समय में, तो उनसे भी ये वार्ता आगे बढ़ेगी। ये इसलिए प्रसंग और प्रासंगिक भी है, क्योंकि हम आदरणीय सुभद्रा दीदी से वार्तालाप कर रहे हैं, और वो बीजोत्पादन भी करते हैं, खासकर चुकंदर और गोभी का बीज वो उत्पादन करती हैं। तो दीदी, जब आप ये बीज उत्पादन करती हैं, तो अ, इनका एक तो आप जो बेचने की प्रक्रिया है, मार्केटिंग की प्रक्रिया है, या इनसे कुछ आय सृजन की प्रक्रिया, ये कैसे करते हैं? क्या आप अपने ग्रुप में ही इनको दे देती हैं, या फिर क्या कॉल भी आती हैं आपके लिए, या आप अगर दूर भेजना है तो कैसे भेजती हैं? ये जो हम गोभी का बीज और चुकंदर का बीज लगा रहे, तो ये तो हम जो हमारे को कंपनी दे रही है, हम उन्हीं को दे देते हैं, और हमारे को सोलन छोड़ने पड़ता है जाके, यहाँ से मतलब बाई बस या जैसे भी गाड़ी, जैसे सोलन, उस बीज को हमारे को छोड़ना पड़ता है। तो 2 ही किस्म का हम बीज वैसे लगा रहे हैं, बाकी और बीज तो मैं अपने मतलब किसानों को जो को दे देती हूँ, जो मतलब कुछ और एक्स्ट्रा होता है बीज, जैसे गेहूँ का बीज है, मटर का बीज है, तो वो तो जो आते किसान उनको दे देती हूँ, बाकी गोभी और चुकंदर का ही बीज मैं पैदा कर रही हूँ, और वो हम कंपनी के द्वारा कर रहे हैं हम पैदा, मतलब उनको ही हम दे देते हैं और उन्हीं से हम बीज लेते हैं। तो बीज तो हम ऐसे देते हैं। जी। अब बीजों के बाद और फसलों के बाद अगर बात की जाए कि आपके खान-पान की, क्योंकि योग और आहार पर चर्चा करना है, और विशेषता ये है कि आहार हमारा शुद्ध हो, उस क्षेत्र में आप बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ रही हैं। आपने 5 वर्षों से अ प्राकृतिक खेती को आगे बढ़ाया है। आगे ही नहीं बढ़ाया, बल्कि उसको फैलाया भी है। अपने जो ट्रेनी हैं उनके माध्यम से, किसानों के माध्यम से। तो अब कहें कि आपके यहाँ पे जो ख़ास करके भोजन में, जैसे चपाती हम बनाते हैं, रोटी हम बनाते हैं, तो इसमें आपके जो भोजन किस तरह के होते हैं? क्या पकवान ख़ासकर अगर कहें कि उस आंचल के, हिमाचल के उस क्षेत्र के पकवान, मुख्य पकवान कौन-कौन से होते होंगे? इसके बारे में भी आप ज़रूर बताइएगा। तो हमारे पकवान तो यहाँ मतलब सिड्डू सिड्डू भी हम बनाते हैं, और कभी मतलब फंक्शनों में या ऐसे भी बना लेते हैं। और जो योगाहार की बात आप बोल रहे हैं, तो मतलब यौगिक खेती, अब मैं जब ट्रेनिंग देने गई थी, तो वहाँ पर हमारे 2 दीदी है एक, तो उन्होंने यौगिक खेती के बारे में हमारे को एक किताब दी थी, कि अपने जो आपके जैसे फसल है, तो वहाँ जब आप जाओगे, तो सबसे पहले तो आप वहाँ मतलब जैसे हमारे बुजुर्ग किया करते थे पहले, मतलब
हमारे जो मतलब सासू माता या हमारे मेरे मम्मी-पापा होते थे, तो वो भी पहले खेत में जाते थे, तो वहाँ पर धूप लेके जाते थे। तो अब बहुत सालों से मतलब धूप ले जाना उन्होंने तो वहाँ पर रखना उन्होंने थोड़ा नवेद भी रखना, तो ऐसा करते थे। अब मेरे को फिर मैं सोचूँ कि कितने साल बाद हमारे को अब यौगिक मतलब खेती के बारे में भी बताया गया है कुछ थोड़ा-सा। तो जैसे कि हमारी फसलें तो हमारे को वहाँ जाना है, जब भी हमारे को खेत में जाना है तो वहाँ उन खेत को नमस्कार करके और वहाँ पॉज़िटिव वाइब्रेशन देनी। तो ये मैं 2 साल से मैं ये भी कर रही हूँ अपने खेतों में कि बीज हमने मैंने लगाना है, तब उसकी पूजा कर लेती हूँ मैं। और मतलब कुछ न कुछ मतलब भगवान का उसमें आशीर्वाद डाल के तो मैं बीज लगाती हूँ और मतलब बस सिर ढक के और ऐसे-ऐसे थोड़ा-सा यौगिक काम पता नहीं अब ठीक होता होगा कि क्या मतलब क्या बोलते हैं पर भगवान का नाम लेके मैं भोले बाबा का नाम लेके और तो मैं ज़्यादा जानती नहीं क्योंकि आपको पता है किसानों को अब 10 एक बीघे की खेती भी करनी है और पशुओं के साथ मतलब घर में बहुत ज़्यादा काम होता है। ज़्यादा पूजा तो हम कर नहीं पाते, पर जैसे खेत में मैं एंटर होती हूँ, वहाँ मैं ज़रूर मतलब भगवान का नाम लेके और बीज बोती हूँ, तो भी मैं भगवान का नाम लेके ही सारे काम करती हूँ। तो इससे मेरे को मतलब अच्छा लगता है और अब आदत डल गई है। जब जैसे ही खेत में जाना, वैसे ही भगवान जी को मतलब धरती माँ को प्रणाम करना और मतलब थोड़ी जो हो सके तो इतनी देर पॉज़िटिव वाइब्रेशन देनी अपने पौधों को, फसल को, इतना मैं ज़रूर करती हूँ। जी, ये बहुत ही ये सुंदर बात है और आपकी पूजा ही वो पूजा है कि आप अन्न उत्पादन कर रही हैं। हाँ हमारे जी। प्राणों को शक्ति देने की कार्य कर रहे हैं, हमें स्वस्थ रखने का कार्य कर रहे हैं, तो ये सबसे बड़ी पूजा है और उस खेत में उन बीजों के लिए उस क्षेत्र में धूप बत्ती देना और साथ में सद्भाव के साथ प्रणाम करना, ये तो बहुत बड़ी बात है। जहाँ हमारे कई किसान बंधु अब देश भर में ज़हर का छिड़काव कर रहे हैं और बीजों हाँ को जी। मारने की बात कर रहे हैं और उससे उत्पन्न जो फसल है, उससे तो कई तरह की विकृतियाँ हो रही हैं। वहीं हम उन खेतों को नमन करते हैं, उन बीजों को नमन करते हैं और उन फसलों को नमन करते हैं और जो आपने पॉज़िटिव वाइब्रेशन की बात की है, ये सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह आप फैला रही हैं। ये बहुत बड़ी बात भी है और ये हमारे पूर्वजों की जो परंपरा है, ये लौट रही है, ये खुशी की बात भी है। अच्छा, हाँ आपने जी। सिड्डू के बारे में बताया है और सिड्डू क्योंकि अब क्योंकि इस मंच पर देश के अलग-अलग राज्यों से लोग जुड़े हुए हैं, तो सिड्डू के बारे में तो हमने केवल नाम ही सुन पाए हैं। इसका स्वाद कैसा होता है? ये कैसे बनता है? और इसमें क्या-क्या सामग्री आप मिलाती हैं, जिससे सिड्डू बनता है? ये अवश्य बताइएगा, फिर हम अन्य किसान बंधुओं के पास जाते हैं प्रश्नों के लिए। तो ये सिड्डू तो पहले तो हमारे को मतलब आटा बना लेना चाहिए जैसे गेहूँ का आटा चपाती के लिए बनाते हैं ना, वैसे बना लेना चाहिए। और उसके लिए हमारे को जैसे अखरोट और के बीज आप उसमें हर तरह की उसमें बीज डाल सकते हैं। तो उनको हमारे को कूट-पीस के उनका बेड़न मतलब बना के और तब उसमें अंदर उसमें डालते मतलब बेड़ी बना के और तब उनको सिड्डू में करे उसमें थोड़ा-सा मतलब बॉयल करना है और उसको हम गाय के मतलब देसी घी के साथ हम उसको खाते हैं तब। मतलब जैसे बेड़ी बनती है वैसे ही सिड्डू बनता है। उसमें अंदर आप कुछ भी डाल सकते हैं जैसे अखरोट की गिरिए और बादाम है और हमारे उम, वो अफ़ीम अफ़ीम दाना है और जो भी ड्राई फ्रूट है उनको कूट-पीस के हम मतलब पेस्ट बनाते हैं, तो और देसी घी के साथ हम इसको खाते हैं तब। तो ऐसा हमारे सिड्डू है और वैसे हमारे चिल्लड़ू बोलते हैं यहाँ हम तो वो भी हमारे दिवाली वगैरह पकवान बनाते हैं उसका भी और वो तो बनते हैं चावल का आटे का हम मतलब तवे के ऊपर बनाते हैं और उसको भी दिवाली के टाइम
इसके साथ खाते हैं हम शक्कर और घी के साथ, या दूध में शक्कर, घी और दूध मिला के भी कई हमारे यहाँ खाते हैं। तो ऐसे पकवान हमारे बनाते हैं, मतलब ऐसे दिवाली या कुछ और या ऐसे भी बना लेते हैं मतलब। हाँ जी। जी। आप जब बता रही हैं तो भूख सी लग रही है, मुँह में पानी आ रहा है। हाँ जी। तो मैं ये भी निवेदन करूँगा कि आने वाले समय में हम विभिन्न पकवानों पे बात करेंगे, तो उस प्रक्रिया में आप भी शामिल होंगी उस दौरान, जबकि विभिन्न पकवानों पे बात हो रही होगी। अलग-अलग क्षेत्रों के अलग-अलग पकवान। आज सिड्डू के बारे में आपने बताया और दूसरी व्यंजनों के बारे में बताया, और मैं जब आगे बढ़ूँ तो अन्य सदस्यों तक पहुँचूँ, उससे पहले ये आपने अखरोट की बात की है। क्या आपके यहाँ अखरोट भी होता है? और दूसरा ये जो पहाड़ी क्षेत्रों में तो भांग के बीज भी खूब होते हैं, तो हाँ उस जी। क्या भांग के पदार्थ भी आपके यहाँ बनते हैं? नहीं, हमारे ये इधर नहीं होते हमारे, मगर भांग के बीज थोड़े ऊपर शिमला से ऊपर होते हैं। हमारे यहाँ बीज नहीं बनता है, मतलब भांग का। अच्छा बनता भी है, हम निकालते नहीं है, कम बहुत कम होता है इधर। मगर ऊपर शिमला से ऊपर वाले इलाके में तो बहुत होता है। भांग होती है वैसे हमारे यहाँ, मगर हम जी, बीज निकालते नहीं अपने आप। और अखरोट? अखरोट तो हमारे होता है यहाँ, और मैंने तो अब और भी पौधे कोई 50 एक पौधा लगाया भी हुआ अखरोट का, नए भी और पुराने भी बहुत है, मतलब होते हैं हमारे अखरोट। मगर ऐसा था ना कि पहले हर कैसे लगा देते थे, कोई देखते नहीं थे कि इसमें अच्छा निकलेगा, मतलब अब तो नई-नई टेक्नोलॉजी चल पड़ी। अब तो अच्छे-अच्छे बीज आ गए, मगर हमारे पुराने बीज भी है अखरोटों के पेड़, मतलब जो पहले के लगाए हुए, कोई 20 साल पहले के, कोई 25 साल पहले के, उसमें अखरोट लग रहे हैं और बहुत अच्छे लगते हैं हमारे यहाँ अखरोट। जी, जी दीदी, धन्यवाद। और अखरोट के साथ ही मैंने जो भांग का ज़िक्र किया, असल में जो भांग के जो बीज होते हैं, वो उनके अच्छे मसाले बनते हैं, उनकी हाँ जी। तासीर गरम होती है और स्वाद बड़ा अच्छा होता है। तो ये सामान्य जानकारी भी हमारे सामने आई है। अब हम आदरणीय सदस्यों तक पहुँचना चाहेंगे, और आज की हमारी मुख्य वक्ता हैं आदरणीय कुँवर दीदी जी, जो सोलन की अर्की क्षेत्र से हैं। और आप बीज बचा रही हैं, साथ में अच्छी खेती कर रही हैं, प्राकृतिक खेती कर रही हैं। तो इस क्रम में आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा सर, आपका हैंड रेज़ है, कृपया आप संपर्क वार्ता करिएगा। जी ओम, सदन को नमन। आज की योग कक्षा बहुत सुंदर रही, और बहन जी ने जो हमें गोभी के बीज और चुकंदर के बीज के संबंध में जानकारी दी है, तो बहन जी मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब हम बाजार में जाते हैं तो ये कहते हैं कि ये अगेती गोभी है, ये मध्य गोभी है, ये पिछेती गोभी है, तो क्या गोभी का बीज एक सा ही होता है और इनको जो है समयानुसार कंपनियां बांट देती है? आपका इसमें क्या कहना है? जी हो। नहीं, बीज तो एक जैसा होता है, मगर कई कुछ एक जो पॉली हाउस में उगाते हैं, और कुछ मतलब जलवायु के अनुसार भी होता है। कोई कहीं हमारे अब यहाँ पर आजकल ही बीज बनता है। अगर हम आगे पीछे लगाएँगे तो बीज बनेगा नहीं। तो अगर आगे पीछे हम जैसे मटर लगाएँगे हम, तो वो नहीं बनता है। वैसे ही चुकंदर हम बीज लगाएँगे तो वो बनेगा नहीं है। अब कहीं पर मतलब जलवायु के अनुसार, और कोई एक उसमें पॉली हाउस में लगाते हैं, तो उसका तो फ़र्क पड़ता है कि ये पछेती है। बाकी बीज सभी का ही एक जैसा होता है, मतलब देखने कौन बीज। नहीं नहीं नहीं, मेरा कहना यह है कि आप जो बीज बना करके दे रही हो, अच्छा और जी। कंपनियां किसानों को देती है, ये अगेती बीज है, ये पछेती बीज है, आप तो जो अपने मतलब जलवायु के अनुकूल ही पैदा कर रही हैं, पर हाँ वो जी। बीज जो है किसानों के पास जब जाता अगेती, पिछेती और मध्य के नाम से, तो ये जैसे आपने पैदा किया उसी बीज को ये कर देते हैं या अलग अलग भी करते हैं, ये मेरा पूछना। अब इसका तो मेरे को कोई पता नहीं है कि क्या करते हैं, पर हम तो बस उनके पास दे देते हैं, तो वो बोलते हैं कि हम इसकी वो करते हैं, पता नहीं क्या-क्या बोलते रहते हैं कि हम इसका कुछ करते हैं और तब हम इसको बेचते हैं रख के, तो अच्छा, ऐसा है। जैसे आपने जो बीज पैदा किया है, जी। तो आप अपने खेत स्वयं के लिए भी वो बीज रखती हो कि सब दे देते हैं?
नहीं, हम रखते हैं स्वयं के लिए भी थोड़ा-सा रख लेते हैं हम, तो पर मगर उसमें तब बीज नहीं आता तब जब हम रखते। त और उनका बीज ल ल लगाना हमने तो वो उसमें बीज आ जाना, वैसे फल तो आ जाना, वैसे गोभी तो लग जाएगी उसमें, मगर बीज हाँ नहीं गो हमारे बनता। हाँ गोभी लग जाती है। हाँ, गोभी तो बन जानी, पर उसमें बीज नहीं आएगा तब, जो जी, हमने जी। ऐसा भी देखा लगा के ना। और जी। चुकंदर का भी ऐसा ही देखा हमने, अगर हम अपना बीज लगा दें नीचे गट्ठ तो बन जाएगा चुकंदर का, और पर ऊपर बीज नहीं आएगा, तब हमारे से ये पता नहीं जो वो उसको स्टोरेज करते कि कुछ और उनका काम होता होगा, ऐसा मेरे को पता नहीं है। वैसे फल तो आ जाता है। और चुकंदर का इस साल मेरे 3 किलो का एक चुकंदर हुआ, मतलब अपने खेत में, और बिना केमिकल के। इतना अच्छा, जी, जी। मतलब हाँ जी। जी। मतलब जैसे कि आपसे यदि एक किसान ले, जैसे हम कहें कि आप हमारे को 10 ग्राम 20 ग्राम बीज भेज दें, तो वो फसल तो पैदा हो जाएगी। हाँ जी। जी, पर जी, बीज ठीक। पता जी, नहीं हो। अब बनेगा नहीं, हमारे बनता नहीं है इधर, हमने रखा तो फल तो बन गया और बीज नहीं बना ऊपर। अब जी, इसका नहीं मेरे को पता कि क्या करते होंगे वो। जी, हाँ जी। जी, जी। ये महत्वपूर्ण और दिलचस्प एक प्रश्न है कि हम जब जो बीज तैयार करते हैं, उसका दोबारा बीज ना आए और यहीं पर कुछ चालाकी भी महसूस होती है और यहीं पर कुछ तकनीक भी महसूस होती है कि किसान उसको उसका उत्पादन करने की तकनीक किसान को नहीं बताई जाती है। मैं निवेदन करूँगा आदरणीय डॉक्टर रोशन लाल सर से कि आप इस वार्ता को सुन रहे हैं, तो कृपया इसमें सम्मिलित होइएगा और इस समाधान की तरफ अगर हम बढ़ें कि ये बीज की प्रक्रिया किसान उगाता है, उगा कर के फसल तो होती है लेकिन बीजों का ना होना, ये क्या कहता है? जी ओम। धन्यवाद आदरणीय, सदन को सादर नमन। मेरी आवाज हाँ, हल्की हल्की कम आ जी। तो बहन जी ने बहुत सुंदर चर्चा की है और मैं इन क्षेत्रों में 2 ट्रेनिंग मैंने सोलन में की है, तो उधर का क्षेत्र बहुत सुंदर है और ये हमारे जो किसान भाई हैं, क्योंकि जितना भी बीज उत्पादन का कार्य हमारा मतलब कैबेज, कॉलीफ्लावर, कुकर, इसकी जितनी भी हम क्रूसीफेरस वेजिटेबल जो होती है, इनका सारा हमारे हिमाचल में होता है और कुल्लू मनाली का जो क्षेत्र है उधर होता है। तो इन लाहौल स्पीति, कुल्लू मनाली और सोलन के आसपास के क्षेत्र में ये बीज उत्पादन का कार्य लिया जाता है। तो ये जो हमारे बहनें कर रही हैं, ये निश्चित रूप से बहुत सुंदर कार्य है और इसमें थोड़ा-सा कंपनी ये एफपीओ का जो बात चल रही थी, अगर एफपीओ बनाकर ये लोग करते हैं तो गाँव से इनको जो, क्योंकि ये जो बीज बनता है, ये बीज कंपनी और कंपनी उस रेट में नहीं ले जाती है जिस रेट में इनको मिलना चाहिए, क्योंकि बहुत कम रेट कंपनियां इनसे बीज खरीदती है। तो अगर ये एफपीओ बनाकर अगर बीज प्रोडक्शन करते हैं, पर इसके लिए थोड़ा सा जो इसकी टेक्नोलॉजी है उस, क्योंकि बीज के लिए जो इन्हें मेल फीमेल चाहिए या दूसरी सीएमएस लाइन चाहिए, उसके लिए इनको कहीं ना कहीं कंपनियों के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। तो वो अगर विश्वविद्यालय से, सोलन का जो विश्वविद्यालय है वहाँ से संपर्क करें या पालम यूनिवर्सिटी से संपर्क करें एफपीओ बनाकर, तो निश्चित रूप से हमारी बहनें बढ़ सकती है। और ये जो कई तरह की जो किस्में भी लगा रही हैं हमारी बहन, तो निश्चित रूप से ये जो सोलन के क्षेत्र में बढ़िया काम कर रहे हैं, तो बहुत बहुत साधुवाद और आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद जी। जी जी बहन जी। हाँ, ये बीज रहस्य है कि उगाए और उसमें फसल तो आई लेकिन बीज ना आया। तो किसान बंधु ऐसे क्या करें कि वो बीज पुनः प्राप्त हो, कोई ऐसी तकनीक? मैं नहीं पाया था, अच्छा, जी, जी, जी। जी, फिर से एक बार बताएंगे क्या बात हुई थी बहन जी ने, कोई क्या? जी, यानी कहना है उनके पास बीज है उगाने के लिए, तो उसका बीज बनाया उन्होंने, इस्तेमाल बना लिया, तब दोबारा बोएंगे। आवाज़ नहीं आ रही है, आवाज आवाज कट रही है भाई साहब। नहीं आ रही है।
नेटवर्क है आपका, कट रही है। मुझे लगता है कि माइक ज़्यादा, तो इस वजह से भी हाँ, हेडफ़ोन निकाल के अगर बात करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, हेडफ़ोन गड़बड़ करता है कई बार। हेलो। आया नहीं है। स्पीकर कुछ ज़्यादा खुले हुए में सभी सदस्य ऑन हों, कृपया बात रख रहे हों तो तभी अपनी बात यानी स्पीकर खोलिएगा। आदरणीय दीदी का कहना है, जो आज की मुख्य वक्ता हैं, कि जो बीज इनके पास आता है, उसको उसको जब ये बढ़ाते हैं, कंपनी को वापस लौटाते हैं या खुद बोते हैं उस बीज को, उसमें फल तो आता है, यानी सब्जियाँ तो लगती हैं, लेकिन दोबारा उससे बीज उत्पन्न नहीं होता है। ये तकनीकी नहीं बताई जाती है किसान को। तो ये तकनीक अगर किसान को बताएँ तो वो अपना बीज आगे बढ़ा सकते हैं। जी, बहुत सुंदर, मेरी बात समझ में आ गई। एक्चुअली में ये जो हाइब्रिड्स हैं, हाइब्रिड्स में मेल और फीमेल अलग-अलग होते हैं और इसके लिए इस जो ए लाइन, आर लाइन होती है, ए लाइन, बी लाइन और आर लाइन, 3 तरह की इसमें लाइनें होती है और इनके द्वारा ये बीज बनाए जाते हैं। तो इसकी एक प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया के लिए आपको थोड़ा-सा और ज़्यादा अध्ययन करना पड़ेगा और ये अगर हम इसको लेने के लिए अगर हम किसी क्योंकि प्राइवेट वाले तो आपको देंगे नहीं और मैंने जो कहा कि विश्वविद्यालय से जो उनके हाइब्रिड्स हैं, विश्वविद्यालय ने भी हाइब्रिड बना रखे हैं सोलन ने। सोलन से अगर संपर्क करते हैं तो वहाँ से ये जो मेल और फीमेल लाइन ले सकते हैं और वो बनाकर ये खुद बेच सकते हैं क्योंकि हाइब्रिड्स जो होते हैं इनका जब दूसरी बार हम उनको बीज को उसमें बीज उत्पन्न नहीं होते क्योंकि इस तरह का उनमें जीन डाला होता है जिससे ये सीड प्रोडक्शन नहीं करते और सीड प्रोडक्शन भी करेंगे तो सेग्रीगेशन हो जाएगा और उस तरह की क्वालिटी नहीं आएगी जैसा हमारे किसान भाई चाहते हैं। तो इसके लिए आपको एफपीओ बना के और कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा यूनिवर्सिटी से क्योंकि ये टेक्नोलॉजी है, विश्वविद्यालय भी अपनी टेक्नोलॉजी बनाते हैं तो इसको फिर किसानों को या कोई एफपीओ को वो कर देते हैं और उसको फिर वो सपोर्ट करते हैं पूरा कि आपको हम आर लाइन भी, रिस्टोरर लाइन भी देंगे, ए लाइन भी देंगे, बी लाइन भी देंगे, तो वो उसके लिए आपको कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो ये भी संभव है जब हम उसको, और प्राइवेट वाले बिल्कुल नहीं देंगे आपको क्योंकि उनको तो बिजनेस करना है, वो सिर्फ आपको इस बार देंगे, अगली बार बीज ले लेंगे, फिर देंगे, फिर ले लेंगे और आपको लंबा अगर चलना है इसमें तो आपको विश्वविद्यालय जो हमारे सोलन का विश्वविद्यालय वहां से संपर्क करना पड़ेगा। जी जी, जी। धन्यवाद सर। यहाँ पे कुछ लोचा लगता है कि जब ये हाइब्रिड सीड की बात आती है और ये एक तरह से मोनोपोली कंपनियों की होती है और इस तकनीक का जो साझा न करना, इसमें क्या गुप्त रहस्य है और क्या इसमें अन्य बातें होती हैं? आदरणीय डॉक्टर विनोद भट्ट सर, आप तक आवाज़ पहुँच रही हो तो कृपया इस वार्तालाप में शामिल होने का मैं निवेदन करता हूँ और अ, जी धन्यवाद। डॉक्टर साहब ने बता ही दिया है, वो एक्चुअली यही है कि कंपनी सीक्रेट है, कंपनी अपना जो वो नहीं देती है, तो वो हाइब्रिड ऐसा देती है मतलब ये जो है जिसमें कि वो दोबारा से बीज नहीं बनता है। तो ये तो एक बीज कंपनी का रहता ही है। अगर वो ये आपको अगर ये बीज दे दें जिससे कि दोबारा बीज उत्पन्न हो जाए, ऐसा बीज दे दें यानी कि वो स्टेराइल ना हो, मेल स्टेराइल या उस तरह से ना हो, तो वो फिर वो आप उनके पास दोबारा क्यों जाएँगे? समझिए, तो ये मोनोपोली जो आप कह रहे हैं, मोनोपोली बनाने के लिए यही एक तरीका है और यही पैसा कमाने का जो साधन है वही है। तो इसमें ये तो सारी कंपनियाँ लगभग यही करती हैं, जो कि ओपन पॉलिनेटेड सीड्स नहीं प्रमोट कर रही हैं। तो जो ओपन पॉलिनेटेड असल में हम अगर चाहें तो जो जैसे डॉक्टर साहब ने कहा यूनिवर्सिटी से ओपन पॉलिनेटेड सीड्स उनको कहते हैं। तो वो हम उनसे
आजकल उसको ओपी शॉर्ट में ओपी सीड भी कहा जाता है, या देसी बीज उसको आप कह सकते हैं, या उसको लैंड रेस कह सकते हैं। तो इस तरह से उनको आप या तो किसी किसान से ले सकते हैं, या फिर आप यूनिवर्सिटी से ले सकते हैं, या फिर आप एनवीपीजीआर से ले सकते हैं। अगर आपको कोई बहुत ही रेयर सीड चाहिए तो वो इस तरह से आप उसको ले सकते हैं। उसमें वही है कि वो बीज बनाने में निश्चित रूप से थोड़ा-सा अलग स्किल्स चाहिए होते हैं। तो वो तो बहन जी ने बहुत अच्छा कर रही हैं। तो ये कंपनी आपको जैसा डॉक्टर साहब ने कहा नहीं देगी वो बीज, आपको उसके लिए खुद प्रयास करना पड़ेगा। मैं बहन जी से ये पूछना चाहता था कि वो जो बीज है वो क्या रेट कंपनी लेती है? क्या उससे आपको फ़ायदा हो रहा है, या फिर आपको मतलब ये हमारे से जो गोभी का बीज, एक हम 2 किस्म का बीज लगा रहे हैं ना, एक तो मतलब मेल फीमेल वाला, वो तो हमारे से 3000 रुपए किलो लेते हो। और जो हम सिंगल बीज लगा रहे हैं ना, और जैसे एक ही किस्म का है मतलब, तो वो हमारे से 1500 रुपए किलो लेते हैं। और चुकंदर का बीज हमारे से 1000 रुपए किलो हमारे से लेते हो। गोभी का हम 2 किस्म का लगाते हैं ना, एक नर और एक मतलब मादा, उसमें मतलब एक काट देते हैं तो बाद में जब बीज बनता है तो वो 3000 रुपए किलो लेते हैं, और दूसरी हमारे से 1500 रुपए किलो। जी, जी, तो इसमें आपको फ़ायदा हो रहा है क्या? अब फायदा तो इतना क्या होना, पर हमारे जो हमारा जगह है तो वहां पर सुविधा नहीं है सब्जी के ले जाने की। तो ये बीज हमारे एक ही बार जाता है ना साल के, तो तब हमारे को, तब हम फायदा समझते हैं इसमें कि चलो एक ही बार जाएगा। क्योंकि यहाँ पर यातायात का साधन नहीं है, कुछ नहीं ऐसा ले जाने को देने को तब। तो ये आपका सोलन में कहाँ जैसे है जी? ये हमारा सोलन में अर्की से लुटरू महादेव से 5 किलोमीटर ऊपर को है। अच्छा जी। तो आपके साथ कितनी महिलाएं जुड़ी हुई हैं सीड बीज उत्पादन में? नहीं, महिला क्या, हमारे साथ किसान मतलब किसान करते हैं हमारे। उम, कभी 7-8 कर लेते, कभी 4-5 भी कर लेते, मतलब ऐसे ही कुछ साल कुछ और लगा लेते तब। कभी ऐसे मतलब 5-6 लोग हम करते रहते हैं ऐसा काम बीज का। तो इसके अलावा जो आप बाकी जो बीज कर रहे हैं ना, तो वो भी आप बेचते हैं, या वो केवल ऐसे ही लोगों को ऐसे ही दे देते हैं? नहीं, जब जो किसान आते हैं ना उनको ये देते हैं, मतलब जो और बीज होते हैं थोड़े थोड़े जो आते आते रहते हैं ना यहाँ देखने, कोई कुछ करने या अपने लोकल दे देते हैं हम थोड़ा थोड़ा उनको, मतलब जैसे जो मांगता है ना। बाकी ये 2 ही चीजें लगाते हैं हम कंपनी की तो। मतलब फ्री में ही देते हैं ना उनको? नहीं, फ्री में नहीं जी देते, पैसे के अच्छा, देते हैं हम। चलो तो अच्छी बात है, फिर तो अच्छी बात है। जी, नहीं, हाँ जी, मैंने कहा नहीं। क्योंकि किसान जो है ना आजकल पूरा हमारे लोग, इसीलिए नुकसान कई बार होता है कि भाई चलो ठीक है, दे दो यार, क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो ऐसे तो थोड़ा बहुत तो दे भी देते हैं ना, मतलब जैसे थोड़ा सा चाहिए उनको तो हम देते हैं, पर ऐसे बहुत चाहिए जैसे तो हम पैसे से ही देते हैं यहाँ ना। जी, जी। जी, बहुत अच्छा। ये मटर का बीज आप बेचते हैं क्या? मटर का बीज नहीं, बीज नहीं हम बेचते, वैसे मतलब आगे लगा लेते, अपने को रख लेते और सब्जी बेचते हैं हम मटर की, तब लगा लगा के। जी, अगर वो कोई आपसे अगर रिक्वेस्ट करे कि मटर का बीज हमारे लिए लगाना है, तो आप इस तरह का काम इस तरह भी कर सकते हैं क्या? हाँ, ऐसा तो हम कर लेंगे, तब ऐसा नहीं पता भाई जो वो होगा उनके की, वैसे होगा जैसे हमारे गोभी का होता है ना भाई, हम लगाते हैं तो उसमें बीज पड़ता नहीं है। मटर का तैयार तो हम कर दे, मतलब न, अगर चाहिए तो हम तो तैयार कर देंगे। नहीं, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया ना कि वो जो यूनिवर्सिटी वाला बीज है, जैसे आपके बाकी जो परंपरागत बीज है ना, हाँ जी। तो वो तो हो ही जाते हैं ना, उनको तो आप इसीलिए रखते हो ना कि वो दोबारा भी होंगे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ, वो तो हम रखते हैं हाँ जी, हाँ सब्जियों जी। तो के, जैसे हम वैसे देखो ही वैसे ही घिया, बीजों की कद्दू, बात कर रहा हूँ मैं अपने ना। ही मतलब रखते बीज, तो वैसे तो हम अपने रखते बीज।
और क्योंकि क्या चाहिए। किसान तो हमेशा से अपने बीज रखते आए हैं, ये तो कंपनियां है ना जिनके बीज दोबारा नहीं होते। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, ये तो कंपनियों के बीज नहीं होते, बाकी और तो हमारे बीज होते हैं सब कुछ, जैसे जी जी सारे ही जो रखते हैं हम, अब गेहूं रखते हैं, मटर रखते हैं, और ये मतलब कद्दू किया, काकड़ी, जैसे सारे के सारे बीज तो हम अपने रखते हैं लोकली। जी जी। हाँ तो जी। लगभग साल भर में कितने का आप बेच लेते हैं? बस ऐसे ही मैं पूछ रहा हूँ, क्योंकि कितनी जमीन है आपकी? मैंने सुना नहीं पहले कि आपकी जमीन कितनी है, क्योंकि लगभग मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि कोई दूसरा अगर करना चाहे तो उसको थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाए कि भाई ये बहन जी कर रही है तो हम भी कर सकते हैं। लगभग वैसे तो 10 बीघे जमीन है, मगर मैं 5-7 बीघे में, कोई 7-1 बीघे में कर रही हूँ। बीघा चलता है हमारे यहाँ ना, तो उसमें कर रही हूँ मैं खेती। तो अच्छा हो जाता है, चलो बहुत बढ़िया है, अच्छा काम चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है सब कुछ। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। शुभकामनाएं बहुत बहुत, और आगे आप अपना जो कार्य है वो उसी तरह से करती रहें, और ये भी सेवा का भी कार्य है, तो ये एक हाँ बहुत जी। बड़ी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार जी। जी धन्यवाद सर। और आगे बढ़ते हैं। आदरणीय अस्तित्व तिवारी जी, आपका प्रश्न है, कृपया। जी, सदन को प्रणाम, बहन जी को भी प्रणाम। बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं बहन जी। देसी बीज भी उत्पादन कर रही हैं बहन जी आप। हाँ जी, देसी बीज भी जैसे अपने मतलब जो घर में लगाते हैं ना हम, कद्दू, खीरा, काकड़ी, ये बोलते हैं उसको, भिंडी, घिया, और मैंने और बताया आपके साथ गेहूं का 4 किस्म का, जैसे गेहूं है, हुँ, और हल्दी है, और जो अदरक है, और लहसुन है, ऐसा बीज हम अपने मतलब रखते हैं अपने के ये द आगे मतलब। ये देसी बीज हैं, हाँ तो जी, देसी। इनको भी बेचती हैं कि नहीं बेचती आप? हाँ जी, जो हमारे मतलब अपने रख लिया अपने को, जितना भी मेरे को चाहिए, मान लो जैसे हल्दी है तो हमने रख दी वो अपने 1 क्विंटल हल्दी हमने रख ली। अब खत्ती मतलब वो बोलते हैं हमारे ना, वो गड्ढा बनाते हैं मिट्टी का, हुँ, तो हाँ, उसमें हम हाँ। डाल डाल देते हैं उसको, और बाकी हमने बेच दी जैसे। और वैसे ही सारा बीज अपना रख लिया, जितना भी मुझे चाहिए, बाकी हम हुँ, बेच देते हैं। अच्छा, तो बाकी इन घिया ये सब जो सब्जी वाले बीज हैं, ते हाँ इनके जी। लोग किसान लोकल वाले भी लेते होंगे, ना बाहर वाले वैसे नहीं लेते बेचते हैं? हम, बस जो आते हैं किसान उनको मैं दे देती हूँ। वो तो हम हुँ, ऐसे दे देते हैं हम, जैसे घिया है, कद्दू है, खीरा है, अपने काकड़ी बोलते हैं हम वो है, हाँ, उनको तो हाँ। ऐसे जो किसान आते हैं तो उनको दे देते हैं, भाई चल ये बीज आप लगा लेना। बाकी उनके हम कोई पैसे वगैरह नहीं लेते ऐसी चीजों के। अच्छा, अच्छा, बाकी से बड़ी सेम चीजें जैसे। वगैरह के भी बीज हैं आपके यहाँ? हाँ जी। सेम सेम। हाँ जी, हाँ जी, सेम के भी हमारे बीज होते हैं, तो वो भी हम बीज मतलब ज्यादा होते तो बेचते हैं, वैसे थोड़े बहुत कम हुए तो ऐसे दे देते हैं, जो जैसे जैसे किसान देखने आते हैं ना यहाँ खेतों में, तो उनको दे देते हैं थोड़े थोड़े भी, चलो आप भी लगा लो, अपने देसी बीज लगाओ। अच्छा, देसी बीजों का उत्पादन अच्छा होता है वहाँ? हाँ जी, बहुत अच्छा। अब हमने तो अपने लोकल ऐसे में, और क्या पर जैसे लोकल काकड़ी थी हमारे, घिया था, आप बहुत ज्यादा मतलब हुए, घिया, कद्दू, काकड़ी, ऐसी चीजें ना, और मटर, और गेहूं लगाया हुआ सब, जो आजकल सारे अपने लोकली है, तो ऐसा ऐसा तो है नहीं मतलब हम कहीं बाहर से ले आने की, ना देने ना लाने, मतलब ऐसे एक्स्ट्रा होते दे देते हैं बहुत ज़्यादा, और वैसे अपना ही रख लेते आगे से आगे। यानी कुल मिला के बाजार से हमको बीज नहीं खरीदना चाहिए, देसी हाँ वाले जी। बीजों का ही प्रयोग करना चाहिए। हाँ जी, जी, मैं बाज़ार से तो बहुत कम भी लाते हैं हम, ऐसे भी खा अपने घर में भी कोई भी चीज़ अपने घर से हो जाता है, मतलब धनिया है, सारी सब्ज़ी है, चाहे कम हो, चाहे ज़्यादा हो, और ना ही हम खाद वगैरह कुछ भी बाज़ार से हम बहुत कम लाते हैं यहाँ।
ऐसे भी मैं बोल रही हूँ कि हमारा गाँव ही एक थोड़ा इंटीरियर टाइप का भी है, थोड़ा यहाँ आने-जाने की बहुत कम सुविधा है मतलब। आपका देख के और सारे किसान भी वहाँ कर रहे हैं ऐसा कि नहीं कर रहे हैं? नहीं, अब तो देख के जब मेरे पास किसान बाहर से आते हैं और देखते हैं तब ये हमारे भी यहाँ बोलते हैं कि अब हमने भी तो यही खेती करनी है, ये तो बहुत अच्छी है, आपको तो पैसा भी नहीं लगता और हम और होती भी है बहुत अच्छी। पिछले साल इन्होंने देखा कि मेरे 3-3 किलो का एक चुकंदर हुआ कि वो कैसे हो गया आपके? तो मैंने बोला ये बस प्राकृतिक खेती है, कुछ अपने मतलब लोकल बीज है ये अपने मतलब, तो इससे ही बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मेरे को मिल रहा है और अच्छा ही है। वैसे और भी अब बोल रहे हैं कि हमने भी ऐसा ही काम करना है, तो आते देखते हैं और सीखने लगे हुए कर भी रहे हैं अब। जी, इसी क्रम में आदरणीय रोशनलाल सर आपका हैंड है। मैं बहन जी से एक बार फिर से बात कर रहा हूँ। बहन जी, मैं ये पूछना चाह रहा था कि आप 1 बीघे में कितना ले लेते हैं? क्योंकि हाइब्रिड्स जो आप लेते हैं, जैसे आपने बोला 3000 रुपए किलो लेते हैं, तो वो हाँ जी। कितना बीज जाता है पर बीघा? एक बीघे में ये मेरे एक बार तो आप बोलना कि 50 किलो हुआ मतलब। और कुछ एक अगर जलवायु ठीक ना हो, पिछले साल इतना ड्राई भी पड़ा और कुछ थोड़े तो जैसे 20 किलो भी हुआ तब मतलब ये थोड़ा जलवायु के ऊपर भी है ना, अगर ठीक है चला हुआ मौसम भी और पिछले साल गर्मी बहुत होगी और एकदम ही वो मतलब उसमें वो आ गए मतलब 20 सुगंधिया खिल गई किलो, 20 किलो मिनिमम 20 किलो तक हो जाता है और हाँ अच्छा जी, हाँ रहा जी। तो 50 किलो तक भी जाता है। हाँ जी, हाँ जी, अगर बिल्कुल अच्छी बारिश होती रहे और ज़्यादा गर्मी नहीं आए, मार्च में अगर गर्मी आ गई तो मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई थी। मार्च क्या फरवरी में ही गर्मी हो गई थी, तो थोड़ा-सा 20 किलो तो बड़े आराम से आ जाता है मतलब। बाकी वैसे 50 भी आ जाता है अगर मौसम बिल्कुल ठीक रहा, अगर टाइम का और सर्दी रही अगर फरवरी महीना बिल्कुल ठंडा रहा ना तो उम, मतलब 50 किलो भी आ सकता है। और रेट रेट वही 3000 रुपए किलो रखते हैं ये? 3000 तो उसका रखते हैं जो मतलब मैं बोल रही हूँ आपको एक और दूसरी का तो 1500 तो जैसे ये जो एक हम जो मेल फीमेल वाला जो लगाते हैं आप, उसका कितना होता है उत्पादन? उसका उसका 3000 नहीं, उत्पादन कितना होता है पर बीघा? उत्पादन कितना होता है उसका? नहीं, उत्पादन तो उसका भी ठीक था, अच्छा बहुत अच्छा था उत्पादन भी। थोड़ा-सा ऐसा था जब एक लाइन हम कट देते हैं ना तो थोड़ा ये तो होता है, पर उत्पादन तो अच्छा निकला उससे भी। मगर ये कितना था किलो कितना किलो होगा? कुछ आइडिया कितना किलो होगा? तो वो भी हमारे मतलब अगर ये 20 किलो हुआ तो वो 15 किलो तो वो भी निकल जाता है मतलब, बड़े आराम से। जी, धन्यवाद। धन्यवाद बहन जी। हाँ जी। जी, धन्यवाद सर। और इसी क्रम में मैं जाना चाहूँगा हरिद्वार और वहाँ से आदरणीय पवन कुमार सर हमारी वार्ता को सुन रहे हैं। निवेदन है कि इस वार्ता में सम्मिलित होकर के आप मार्गदर्शन करिएगा। जी, धन्यवाद दिनेश जी। और आज की मुख्य वक्ता सुभद्रा जी को बहुत अभिनंदन है, बहुत उनका स्वागत है। धन्यवाद उनका जी, दूरस्थ नमस्कार। गांव में रहते हुए भी आप ऐसा परिश्रम कर रहे हैं, तो ये सब जो कार्य आप कर रहे हैं, मुझे लगता है कि आप जो बीज दे रहे हैं और लोगों को प्रशिक्षित कर रहे हैं, उसका फल भी आपको मिल रहा है। उसका एक अच्छा आपके जीवन में अच्छा रहे, अच्छा हो, जी, यही कामना हम लोग करते हैं। और इस योगाहार कार्यक्रम में भी ये सीखने सिखाने की जो प्रक्रिया है कि एक किसान और हमारे अभी तक के बाकी जो संवाद हो रहे हैं, इन संवाद से भी हम कुछ सीख रहे हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि आपके वहाँ क्या प्रमाणीकरण का भी कार्य आप कर रहे हैं और सरकार आपकी कैसे मदद कर रही है जैविक खेती के प्रमाणीकरण करने में? प्रमाणीकरण मतलब सर्टिफिकेशन। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, सर्टिफिकेट तो मेरा बना हुआ है जी और प्रमाणीकरण कर रहे हैं सरकार। मतलब जैसे ही मैं किसानों को जाती हूँ जहाँ ट्रेनिंग देने, तो वहाँ पर उनको मतलब प्रशिक्षित भी करती हूँ ना, तो वो डिपार्टमेंट वाले हमारे
तो वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट वाले उनके भी प्रमाण पत्र बनाते हैं कि आप भी करो और बनाओ, मतलब करो आगे इस खेती को। हाँ जी, जी, वो तो हो रहे हैं। आपके वहाँ हिमाचल में एक बहुत सुंदर प्रक्रिया राज्य सरकार ने की है, वो है सितारा पद्धति से ग्रेडिंग करते हैं किसानों की ABC कैटेगरी में। तो आपको भी उसमें ग्रेडिंग की गई है, आपकी सरकार के जो प्रमाणीकरण की व्यवस्था की गई है? हाँ जी, तो आपको भी प्रमाणित किया है सरकार ने हाँ जी, सितारा पद्धति प्रमाणित के? किया। हाँ जी, तो उसकी वजह से आपको लगता है कि कुछ एक्स्ट्रा लाभ हुआ है जो सरकार ने प्रमाणीकरण की पद्धति शुरुआत की है राज्य में? एक्स्ट्रा लाभ तो बस यही वे ट्रेनिंग को देने जाती हूँ मैं, और बुला लेते हैं, और बस उसका थोड़ा-सा जो भी कुछ होता है तो जाती हूँ मैं ट्रेनिंग देने, तो वहाँ देते हैं। वो तो यही है, मतलब लाभ ये हुआ कि जाती रहती हूँ मैं ट्रेनिंग जी, जी। देने, और मेरे पास किसान आते हैं यहाँ। ठीक है। चलिए, बहुत बहुत सुंदर, आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं। मुझे धन्यवाद। लगता है कि इसका लाभ आपको और आपके साथ जो जुड़े हुए किसान हैं, जो आपसे बीज ले रहे हैं या जिनको आप बीज दे रहे हैं, उनको आपका जरूर लाभ मिलेगा। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद जी, ये सब आप लोगों का ही आशीर्वाद है जो कुछ मैं आगे कर रही हूँ। जी जी, मेरे ख्याल से ठाकुर दास जी का कुछ प्रश्न था, उन्होंने चैट बॉक्स में भी लिखा था, उनसे भी ले लीजिए दिनेश जी। जी, जी, आदरणीय धन्यवाद। और आदरणीय ठाकुर दास जी जो कि हिमाचल प्रदेश से ही हैं, कुल्लू से हैं। आपका स्वागत है सर। ऐसा जी, पहले तो मुझे इनका नंबर चाहिए मुझे, सुभद्रा जी का। हेलो। हाँ जी, जाएगा सर। हाँ, चैट बॉक्स दूसरी में डाल बात, रहा हूँ। जो प्रमाणीकरण की बात कह रहे हैं ना जी। हेलो। हाँ जी, हेलो। जी, जी, जी सर, हाँ। हाँ, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, हम सुन पा रहे हैं। आप प्रमाणीकरण की बात कर रहे हैं। जी। हाँ, प्रमाणीकरण नहीं हो पा रहा है। यहाँ एक बार ही सर्टिफिकेट दिया है हिमाचल सरकार, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने। वो 1 साल के लिए ही दिया था, उसके बाद नहीं हुआ है। जी, जी, मुझे जानकारी नहीं थी इस बारे में। मुझे सितारा पद्धति जो उन्होंने शुरुआत की थी 1 साल पहले, उसके बारे में मुझे थोड़ी-सी जानकारी थी। मैं उसी संदर्भ में पूछना चाह रहा था, वो कार्यक्रम कैसा चलता है? हाँ, ना मैं सिर्फ SPN की बात कर रहा हूँ। हाँ, एक SPNF बार की ही बात कर। सर्टिफिकेट दिया गया है और 1 साल के लिए ही दिया गया था वो। जी, जी। उसमें किसानों को ग्रेड भी किया था ना, ABC कैटेगरी में? नहीं जी, नहीं। नहीं किया उसमें? हाँ, उसमें उसमें सीधा कहा गया था हिमाचल जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने कि ये फलाना किसान ये उगा रहा है और प्राकृतिक के ढंग से उगा रहा है, ये सर्टिफिकेट दिया था उन्होंने। ठीक, ठीक, ठीक। बढ़िया, बढ़िया। अच्छा, थैंक यू जी। धन्यवाद। जी, धन्यवाद सर। और इसी क्रम में हमने आज आदरणीय सुभद्रा दीदी को सुना कि वो किस तरह से हिमाचल की सोलन के अर्की क्षेत्र में कार्य कर रही हैं और किसानों के साथ मिलकर के आगे बढ़ रही हैं। और उनकी इस वार्ता में कुछ प्रश्न भी सामने आए हैं, कुछ प्रश्न ऐसे जिनका समाधान मिला भी है, कुछ प्रश्न ऐसे भी हैं जिस पर भविष्य में मंथन भी होगा कि कैसे हम जो बीज तो बीज होता है, लेकिन उसका उत्पादन भी किसान करता है, लेकिन उत्पादन और उसके बिक्री के मध्य में कुछ जटिलताएँ भी हैं और बहुत बार ये भी है कि अ, जो कंपनियों की एक नया नाम बहुत समय से चल रहा है कंपनियों के बीच, हाँ, किसानों के बीच। तो ये भी चर्चा का बड़ा गहन विषय है। वो तब जबकि हम किसान की स्वतंत्रता, किसान के बीजों के अधिकार की बात करते हैं। ये विषय भी आने वाले समय में संभव होगा। तो शायद इस पे चर्चा होने की संभावनाएँ भी बढ़ जाती हैं। और अंतिम प्रश्न के रूप में आदरणीय गणपत लाल जी के पास हम पहुँचते हैं।
तत्पश्चात आज की सभा संपन्न हो, ऐसा भी निवेदन है। आदरणीय गणपत लाल जी। जी, दिनेश भैया नमस्ते। मैं मुख्य वक्ता जी से पूछना चाहता हूँ, ये खरपतवार नाशक जो बना रहे हैं, तो ये एक बार और बता दें कैसे बनाते हैं ये? कब हमारे मेन प्रॉब्लम खरपतवार की है, जैसे फसलों में अभी ये वीडीसीड छिड़कते हैं, गेहूँ में, चना में, मेथी में, तो ये थोड़ा हमारे इलाके के हिसाब से कुछ हो तो अनुभव तो बताएं। धन्यवाद। तो ये तो जैसे जीवामृत बनाया हुआ था हमने, उसी में ही, उसी खेत का, जिस खेत में जो खरपतवार है उसको एक काट के, मतलब जैसे 1 बिघे में 5 किलो या 10 किलो मतलब निकाल के आप खरपतवार जीवामृत में डाल दो, और उस जीवामृत को 1 महीने तक रख दो, और जब वो बिल्कुल गल सड़ जाए तो उसकी स्प्रे उसी खेत में करनी है जिसका जो वो खरपतवार था। तो ऐसे एक करके वो, मतलब मेरे तो खेत का मतलब गुम्बर या कुछ और थे वो खत्म हो गए। तो ये तो मेरे को अच्छा रिजल्ट मिला इसका, तो ये आप कर सकते हो, मतलब जीवामृत में खरपतवार जो भी जिस खेत का है उसको डाल के। वो एक निश्चित मात्रा बताए ना आप, कितनी? जो हमारे खरपतवार बहुत ज्यादा होते हैं, अलग अलग तरह के, जैसे चील है, ये अभी अभी जी फसल में होने वाला 5-7 तरह के खरपतवार उगते हैं एक ही साथ में। नहीं, जो जैसे मुख्य जो ज्यादा देख रहे हैं ना आप खरपतवार, तो या 5-7 किस्म के निकल रहे हैं, तो उन 5-7 ही किस्म के अगर 1 बिघा है ना, तो कम से कम 10 किलो इकट्ठा करो उनको और काटो, मतलब जैसे साग काटते हैं तो वैसे उसको जीवामृत में डाल के उसको छिड़काव करो उसी जगह में, पर और जगह में नहीं जहाँ से आपने निकाले हुए, तो उससे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। तो मतलब अगर ऐसे ही 1-2 साल करते रहे तो खत्म हो जाएगा बिल्कुल ही जड़ से। एक कितना जीवामृत लेना है जैसे 1 बीघे के हिसाब से? जैसे 1 बिघे के हिसाब से आप एक ड्रम बना के रख लो ना, जैसे 200 का ड्रम होता है ना, तो उसी मतलब 200 लीटर का ड्रम, तो उसमें आप 10 किलो या 1 बिघे का बना रहे हैं तो 10 किलो आप डाल के उसमें रख सकते हैं, और जी 1 जी। महीना तक, या मतलब सर्दी है तो ज्यादा रख लो उसको। तो ऐसे आप छिड़काव कर सकते हैं, 2-3 बार आप छिड़काव करेंगे तो बिल्कुल आपका खरपतवार ठीक हो जाएगा। पहले साल नहीं होगा, अगले साल से इसका इफेक्ट आने कम चालू हो हाँ जाएगा, जी, ऐसा है? हाँ जी, हाँ जी, कम होना शुरू हो जाएगा और बाद में बिल्कुल खत्म हो जाएगा, अगर ऐसे आप 2-3 साल तक करते रहे तो सारे के सारे खरपतवार। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। जी आदरणीय बहुत-बहुत धन्यवाद। और योगाहार के सदस्य बने सिंगारे जी। अच्छा, हाँ, एक जब हम कि इस आज की वार्ता को संपन्न कर रहे हैं, तो इसमें आदरणीय मुन्नीलाल सर ने एक संदेश दिया है। मैं आदरणीय मुन्नीलाल सर से निवेदन करता हूँ कि कृपया आप आएँ, आज की वार्ता पे अपनी बात रख कर के आज की इस सत्र को समापन की भी घोषणा करें। साथ में आप जो सूचना आपके माध्यम से आ रही है, उस पर वार्ता भी रखिएगा। जी। जी, आज हमारे आदरणीय विनायक जी ने बहुत ही सुंदर योग कराया, और योग करा करके आज हम सबको बात किया। और दूसरा सत्र में आदरणीय हमारी बहन सुभद्रा जी ने जो हम सबको बीज संरक्षण के ऊपर पे जो मार्गदर्शन दिया है, और और हर प्रश्न का जवाब दिया। उन्होंने एक महिला होने के नाते जो बीज संरक्षण की बात कर रही हैं, आने वाले समय में अगर देसी बीज का संरक्षण नहीं किया जाएगा तो आगे कैसे जो है इस मानव का पालन पोषण होगा, इस पर और जिन हमारे साथियों ने सवाल किए उनका समाधान किया, जवाब दिया। ऐसा देख करके सुन करके बड़ी जो है भविष्य दिख रहा है कि हमारी माताएं बहनें इतनी आगे बढ़ रही हैं। अभी अभी समाचार प्राप्त हुआ है कि हमारे योगाहार के सदस्य, जब से योगाहार कार्यक्रम संचालित है तभी से हमारे आदरणीय बने सिंह आर जी इस योगाहार कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। उनके पूज्य पिताजी का देवलोकगमन अभी 4:30 पौने 5 बजे हो गया है, तो वो मुझे समाचार प्राप्त हुआ है। तो मैं चाहूंगा कि हम जो है उनके पूज्य पिताजी के लिए
क्योंकि बड़े योद्धा थे वो। और जैसा कि बने सिंह जी ने बताते रहते थे, इनकी फोटो डालते रहते थे और वीडियो भी बताते रहते थे। तो ऐसे आयुर्वेदिक योद्धा पुता के पुत्र बने सिंह जी के हम पूरे परिवार को, योगहर परिवार के सदस्य हैं, अपने परिवार के हैं, उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हम 2 मिनट का हम मौन धारण करेंगे और उनको आत्मा को शांति के लिए सबसे निवेदन करेंगे कि सब 2 मिनट का 3 बार हम ओम का उच्चारण करेंगे। ओम का उच्चारण करने के बाद मौन धारण करेंगे और शांति के बाद ओम शांति। ओम। ये बार कार्यक्रम को विराम देते बिना श्रद्धांजलि के साथ उनकी आत्मा को प्रभु महाकाल अपने श्री चरणों में स्थान दे। ओम प्रणाम। ओम शांति शांति ओम।